गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के लिए गृह विज्ञान में चैप्टर 3 गृह व्यवस्था, जिसको गृह कार्य व्यवस्था लेकर के आई हूँ। और इसके पहले मैं 2 चैप्टर कवर कर चुकी हूँ। इसमें गृह विज्ञान के क्या क्षेत्र हैं और गृह व्यवस्था किसे कहते हैं। गृह व्यवस्था जिसमें जो है गृह व्यवस्था क्या होता है, एक चलने वाली प्रक्रिया होती है घर में, जिसमें सभी कार्यों का संचालन किया जाता है। नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करके कार्य को संपन्न किया जाता है। आज मैं आपके लिए जो गृह होता है, जो घर में होने वाले जो कार्य होता है, उसकी व्यवस्था लेकर के आई हूँ। तो आइए देखते हैं गृह कार्य व्यवस्था किसे कहते हैं। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक डिफिनीशन लिख दिया है, परिभाषा कि गृह कार्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो बच्चों, गृह कार्य व्यवस्था क्या है कि गृह के समस्त कार्य, यानी जितने भी घर में कार्य होते हैं, उन कार्यों की योजना बनाकर किए जाएं। यानी जितने भी कार्य किए जाएं, क्या हो, योजना बनाकर किए जाएं, जिससे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो पाए। यानी कार्य की क्या होना चाहिए, जितने भी कार्य परिवार में होते हैं, घर में होते हैं, उनकी क्या किया जाए, एक योजना बनाई जाए और उस योजना को बना करके तब उस काम को किया जाए, जिससे कार्य करने में आसानी हो और समय पे सारे कार्य हो सके। तो ये है गृह कार्य व्यवस्था। अब आते हैं कार्य का विभाजन करना, यानी जितने भी गृह यानी घर में कार्य होते हैं, उनका विभाजन किया जाए। अब देखिए गृह कार्यों का विभाजन कैसे करें। यानी कई कार्य होते हैं और सारे कार्य जो होते हैं एक साथ नहीं संपन्न हो पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, दैनिक सफाई, साप्ताहिक, यानी कई प्रकार के कार्यों को बांट दिया जाता है अलग अलग पार्ट में। देखिए पहला आता है दैनिक सफाई बच्चों, दूसरा आता है साप्ताहिक सफाई, और तीसरा आता है मासिक सफाई, और उसके बाद आता है वार्षिक सफाई, फिर आता है सामयिक सफाई, और उसके बाद आता है आकस्मिक सफाई। तो ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, और वैसे भी आप घर में काम करते हैं तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं गृह में दैनिक सफाई का मतलब क्या होता है कि जो आपके जो कार्य होते हैं, जो डेली किए जाने वाले कार्य होते हैं, हमारे दैनिक कार्य में आते हैं। जैसे खाना बनाना, बर्तन धुलने, कपड़ा धुलना, ये हमारे क्या है, दैनिक कार्य होते हैं, जिनको हमें डेली यानी प्रतिदिन करना होता है। और इस काम को दूसरे दिन पर नहीं टाला सकता, क्योंकि ये डेली के कार्य हैं। और दूसरा कार्य हमारा आता है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक का मतलब होता है जो सप्ताह में एक बार किए जाए, उन्हें हम साप्ताहिक सफाई कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे कपड़े को प्रेस करना, या किसी और कमरे को काफी तह करके, यानी बिस्तर सही करना। कभी कभार, मतलब कहने का मतलब ऐसी जगह पर बिस्तर सही करना जहां पर कभी कभार जाया जाता है, और बिस्तर यानी बेड के नीचे भी साफ सफाई रखना, और जाले को झाड़ना, ये हमारे कार्य क्या होते हैं, साप्ताहिक में होते हैं। और कभी कभी किचन के भी कार्य होते हैं, कोई चीज जो है खराब हो रही है उसको सुखाना, धूप दिखाना, ये हमारे क्या होते हैं, साप्ताहिक होते हैं। और इसके बाद आपका आता है मासिक सफाई। मासिक सफाई क्या होता है, जो महीने में एक बार की जाती है। मुख्य रूप से जो मासिक सफाई होती है, जितने हमारे कार्य होते हैं उनके हमें बिल भुगतान करने पड़ते हैं। बिल भुगतान यानी वेतन देने पड़ते हैं, जैसे दूध का खर्चा और सब्जी का खर्चा या बिजली का बिल, यानी ये सब होते हैं जो हमें महीने महीने पे देने पड़ते हैं और इसके हिसाब रखने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कभी कभार हमारे जो महीने में जो कार्य होते हैं, कभी अचार को सुखाना हो, उसको धूप दिखाना हो, या कभी और भी किचन के कार्य हुआ, उसको साफ सफाई मतलब अच्छी तरीके से करना है। कभी क्योंकि डेली सफाई जो होती है घर की, मतलब किचन की नहीं हो पाती है, बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई करना, फर्श को धुलना, फर्श की साफ करना, ये हमारे मासिक सफाई में भी आते हैं। अब आता है हमारा वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई क्या होता है, जो हमें साल भर में एक बार करना होता है, एक बार करते हैं। जैसे इसमें कि घर की पूरी पुताई करना, पूरे घर की साफ सफाई करना, जिसमें अकेले गृहिणी नहीं कर सकती है, उसमें सबका सहयोग होता है। और कभी कभी जो होता है कि पूरा पेंट करना, सफाई करना, झाड़ पोछ करना, यानी सारे काम और भी जो कार्य, जैसे कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको पुनः रखना पड़ता है, पुनः निकालना पड़ता है, तो ये
जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वार्षिक सफाई में आते हैं। और 30 त्योहार जो हमारे वार्षिक में आते हैं उनके उसमें भी काफी हमारे कार्य हो जाते हैं 30 त्योहार पर। तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं वार्षिक सफाई पर। अब आते हैं सामयिक सफाई। सामयिक का मतलब होता है जो समय पे आते हो, क्या होते हैं, जो समय पे आते हैं और हमें समय समय पर उसको करना पड़ता है। जैसे भी हमने बताया, जो हमारे त्योहार से होली हुआ, दीपावली हुआ, ये अलग अलग मौसम मतलब कि त्योहार होते हैं और अलग अलग उसका मतलब कि त्योहार पर हमें उस काम को करने पड़ते हैं और जिससे हमारा समय लगता है। सामयिक का मतलब जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये हमारे सामयिक में आते हैं, उनकी स्टार्टिंग जब शुरू हो जाती है, या हमारे कोई इस तरह से फंक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमें काम करने पड़ते हैं, तो ये हमारे सामयिक आते हैं। यानी समय कुछ ऐसे होते हैं, उस समय हमें समय देने पड़ते हैं और कार्य करने पड़ते हैं। अब आते हैं हमारे आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब क्या होता है, जो अचानक आते हैं, यानी जो हमें जिसको हम सोचे नहीं रहते हैं, इस तरह से प्लानिंग नहीं किए रहते, तब भी वो हमें अचानक जो है करना पड़ता है। तो ये हमारे आकस्मिक में आते हैं। जैसे कि किसी के यहाँ की दाह संस्कार हो रहा हो, या किसी के यहाँ शादी विवाह हो, या मुंडन संस्कार हो, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आकस्मिक आती हैं और वहां पर जाना पड़ता है और वहां के लिए हमें समय देना पड़ता है। तो ये सब चीज की प्लानिंग होती है। ये सब चीजों को हमें सही तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता है, तभी हम काम को सही तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये सफाई, दैनिक सफाई, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, सामयिक और आकस्मिक, ये इतने प्रकार की सफाई होती है। अब आते हैं कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। यानी यदि हम काम को कर रहे हैं, उस काम को किस तरीके से, किस प्रिंसिपल पर यानी किस सिद्धांत पर काम करें जिससे हमारा काम सही ढंग से, क्रम से, व्यवस्थित तरीके से हो पाए। ऐसे इसमें है योजना बनाना। क्या बच्चों, योजना बनाना, यानी कोई भी हम काम शुरू करें तो उसमें पहले क्या बनानी है, हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हमें कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इन सारी चीजों की पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए और सबका सहयोग लेना चाहिए। कौन सदस्य घर में क्या कह रहा है, क्या क्या उसका निर्णय सही है, इन सब बातों पर ध्यान रख करके तब हमें काम को करना चाहिए। तब उसकी योजना बनानी चाहिए, जिससे सबका यदि सहयोग रहेगा तो वो कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से होगा और सभी लोग खुश होंगे। अब दूसरा आते हैं कार्य योजना का संचालन करना। कार्य योजना का संचालन का इसमें आता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें सबका सहयोग होता है और सभी लोग मिल करके काम को करें और जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे और उनको जिम्मेदारी देना चाहिए। इससे क्या होता है, जितने भी कार्य होते हैं सही तरीके से संचालित हो पाता है। अब आता है कार्य का मूल्यांकन करना। अब कार्य का मूल्यांकन यानी हमने जो कार्य किया है वो हमारा कार्य सही था कि नहीं सही था, इसका हमें मूल्यांकन यानी उसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए सभी लोग मिल करके। जैसे कोई पार्टी हुई या कोई शादी विवाह हुआ तो उसमें हमें लास्ट में ये सोचना चाहिए हमारा काम सही तरीके से हुआ कि नहीं, अच्छे से तरीके से हुआ तो किसका किसका सहयोग था, कितने लोग उसमें शामिल हुए, इन सब चीजों को हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर भी भविष्य में ऐसा हमें करना है और यदि गलती किए हैं तो हमें भविष्य में ऐसा नहीं करना है। इस तरह से विचार रखने चाहिए। अब आते हैं गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक? अब इसमें क्या है कि ऐसे कौन से कारक होते हैं जो हमारी गृह व्यवस्था को डिसबैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्या, उचित योजना। भी हमने यहाँ पर बताया कि हमारी योजना बनानी चाहिए जिससे हमारा काम सही तरीके से हो। तो क्या है इसमें, उचित योजना बनानी चाहिए। कार्य विधियों का ज्ञान हो, यानी कार्य विधियों का मतलब हम जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी हो, कैसे करना है ये भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है मित्त व्ययता। अब मित्त व्ययता का मतलब होता है हमें मित्त व्ययी होना। मित्त व्ययता का मतलब हमें कम समय में, कम पैसे में, कम व्यय में हम अपने काम को अच्छे से तरीके से कर लें, उसे हमारी मित्त व्ययता कहते हैं। यानी कम से कम धन में अधिक से अधिक काम को कर लेना, वो हमारा मित्त व्ययता कहता है। ऐसा नहीं है कंजूस होना। कंजूस होने से मतलब नहीं है कि यानी आपके पास अगर 10 रुपए की पेन आपको चाहिए, यदि आपको 5 रुपए में या 8 रुपए में वो पेन आपको अच्छी तरीके से मिल रही है, चल रही है वो, तो आपको 2 रुपए आप उसमें बचा सकते हो, कि वो हमारा मित्त व्ययी होना ये होता है कि उसमें से आपने पैसे जो 10 रुपए में आप पेन लेते हो, आपने 8 रुपए 5 रुपए में पेन लिया, वो अच्छी पेन चल रही है तो आपके 2 रुपए क्या हो गए या 5 रुपए आपके बच गए। तो इसे बोलते हैं मित्त व्ययता। अब आते हैं भौतिक साधनों का उपयोग। अभी हमने आपको बताया इसके पहले वीडियो में कि हमारे साधन 2-3 होते हैं, भौतिक साधन,
मानवीय साधन और सार्वजनिक साधन। अब आपके जो भौतिक साधन यानी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन होते हैं घर में, उनका हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारा सामान पड़ा रहे और वो बेकार हो जाए पड़े पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे साइकिल पड़ी है तो आप पैदल जा रहे हो, बाइक पड़ी है तो आप पैदल जा रहे हो, तो ऐसा नहीं, जहां पर हमें समय पर जाना पहुंचना है तो वहां पर उस चीज का उपयोग करना चाहिए। और समय पर जो चीजें होनी है, जिससे आप अपने काम को सही तरीके से करेंगे तो आपका समय भी बचेगा। नेक्स्ट, पारिवारिक आय। पारिवारिक आय का मतलब इसमें हमारा क्या कितनी इनकम है और हमें कैसे क्या खर्च करना है, इसकी पहले से योजना बनाओ। यदि आपको आय का अपने पता नहीं हो, बेखर्च करते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है घाटे में चले जाओगे और आपके पास पैसे भी नहीं रहेंगे। यानी हमारा पारिवारिक आय को ध्यान में रख करके करना चाहिए। और यदि हमारी पारिवारिक आय नहीं से हमें पता है, नहीं कर रहे सिस्टमेटिक ढंग से, तो हमारी आय प्रभावित होगी, यानी हमारी व्यय भी प्रभावित होगी, क्योंकि हम ज्यादा अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे, यानी जितने हमें जरूरत है वो भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है परिवार का आकार। परिवार का आकार यानी परिवार कैसा है, संयुक्त परिवार है, एकाकी परिवार है, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो खर्चे होते हैं वहां पर अधिक होते हैं। यदि कमाने वाला एक व्यक्ति होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। कमाने वाले जितने मेंबर होते हैं उसमें से कम 4 से 6 मेंबर यदि कमाने वाले होते हैं तो परिवार बहुत अच्छी तरीके से चलता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है और सिस्टमैटिक ढंग से चलता है। इसीलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए। और क्योंकि हमें गृह विज्ञान में इन सब चीजों को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है केवल किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, अपने कार्यों में उतारना चाहिए, जिससे हमें सीखे और हम एक अच्छी कुशल गृहिणी बन सके। तो ये हमारी वीडियो है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।